अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर वो है मैनेजमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस पार्ट 2। ठीक है, ये जो चैप्टर है हमने स्टार्ट किया था इन द प्रीवियस वीडियो। अब हम इसी चैप्टर को उसी चैप्टर की कंटिन्यूएशन है एंड दिस इज़ द टाइडी सीरीज़ आई एम डॉक्टर बुशरा मलिक। सो लेट्स स्टार्ट। इन द प्रीवियस वीडियो हमने जो है वो सीओ पे हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी डिजीजेज जो हमने स्टार्ट की थी। हमने पढ़ा था ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं। उसके अलावा क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ यानी सीओपीडी क्या है। उसके अलावा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है, एम्फाइजीमा क्या होता है, लंग वॉल्यूम्स इन कैपेसिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ कौन कौन क्या क्या हैं, ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अब हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सीओपीडी। जो क्लिनिकल फीचर्स हैं सीओपीडी के वो डिवाइडेड हैं दो पार्ट्स में। पास जो है वो पल्मोनरी फीचर्स और दूसरे हमारे पास होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी फीचर्स या नॉन पल्मोनरी मैनिफेस्टेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो आपके पास पल्मोनरी फीचर्स हैं और उनमें से जो मोस्ट कॉमन हमारे पास जो फीचर्स हैं वो क्या है। सबसे पहले आपको मिलेगा कफ एंड स्प्यूटम। ठीक है, यहाँ पे कफ विद स्प्यूटम लिखा हुआ है लेकिन कफ एंड स्प्यूटम अलग अलग क्लिनिकल फीचर्स हैं। सही, अगर पेशेंट है उसमें आपको जो है वो कफ मिल रही है विदाउट स्प्यूटम, इसका मतलब है अगर कफ है लेकिन विदाउट स्प्यूटम है तो इसका मतलब है उसके अंदर जो सीओपीडी उस पेशेंट के अंदर जो सीओपीडी है उसके अंदर जो प्रीडोमिनेंट जो फीचर है, जो डोमिनेंट फीचर है, जो ऑब्स्ट्रक्शन करवा रहा है वो एम्फाइजीमा है। सही है, और अगर कफ विद स्प्यूटम है इसका मतलब है कि जो आपके पास प्रीडोमिनेंट फीचर है वो क्या है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। क्यों? क्योंकि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है। जब इन्फ्लेमेशन होती है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है आपके ब्रोंक्यूल्स की, तो म्यूकस ग्लैंड्स जो होते हैं वो और बहुत ज्यादा म्यूकस जो है ना प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, इस वजह से क्रोनिक अगर स्प्यूटम के साथ कफ हो रही है तो वो इसमें आपके पास जो डोमिनेंट फीचर होगा वो क्या होगा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होगा। और अगर विदाउट स्प्यूटम हो रही है तो उसके अंदर जो आपके पास प्रीडोमिनेंट फीचर होगा वो एम्फाइजीमा होगा। सो ये हमारे पास दो फीचर्स हो गए। उसके बाद हमें मिलता है वीजिंग साउंड। तमाम जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसऑर्डर्स होते हैं उनके अंदर करेक्टरिस्टिक एक साउंड आपको देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर, इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन में या दोनों में, इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन दोनों में वो आपको वीजिंग साउंड आपको देखने को मिलता है। यानी पेशेंट जो है जब वो सांस लेगा या बाहर सांस लेगा तो आपको एक सीटी जैसी आवाज जो है वो सुनाई देगी, उसको हम नाम देते हैं वीजिंग साउंड। ये सीजिंग साउंड आपको सुनाई देगा। थर्ड वन है डिस्निया यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या लेबर्ड ब्रीदिंग, ये आपको देखने को मिलेगा। ये चार हैं, कफ, स्प्यूटम, वीजिंग साउंड, डिस्निया एंड वीजिंग। ठीक है, ये आपके पास जो है वो मोस्ट कॉमन जो है वो फीचर्स हैं। उसके अलावा जो आपको देखने को मिलती है वो होती है डिफॉर्मिटीज। जो डिफॉर्मिटी आपको देखने को मिलेगी स्केलेटन उनके बॉडी, उनके जो स्ट्रक्चर में, उनके पेशेंट की शेप में, जैसे उनकी चेस्ट में, उनकी रिब्स में, ठीक है, तो उनके मसल्स में क्या क्या डिफॉर्मिटी आएंगी वो हमें देखने को मिलेगी। फिफ्थ में हम पढ़ेंगे साइनोसिस। ठीक है, साइनोसिस में क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है आपकी स्किन की, वो हम पढ़ेंगे। ये भी आपके पास सीओपीडी में लेटर स्टेजेस में डेवलप होता है। एंड देन स्कॉर पल्मोनल, ये हम पढ़ेंगे। ये भी जो स्कॉर पल्मोनल है ये भी जो है वो लेटर स्टेजेस ऑफ द सीओपीडी के अंदर क्या होती है, डेवलप होती है। सो लेट्स स्टडी देम वन बाय वन। सो द फर्स्ट वन इज द डिस्निया और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। डिस्निया या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को हम जो है वो क्या कहते हैं, लेबर्ड ब्रीदिंग भी कहते हैं। या पेशेंट को डिफिकल्टी होती है सांस लेने में, दुश्वारी होती है, जल्दी जल्दी सांस ले रहा होता है, गहरी गहरी सांस ले रहा होता है, तो इसको हम नाम देते हैं डिस्निया का। अब इसमें आपका जो वर्क ऑफ ब्रीदिंग होता है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। शॉर्टनेस ऑफ, अच्छा इनिशियली क्या होगा आपके पास क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में, इनिशियली शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, एक्सर्शन पे होगी। यानी जब भी आप कोई एक्टिविटी करोगे तो आपको एक्सर्शन पे ही सिर्फ और जो है ना शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। सही है, लेकिन जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस होती चली जाएगी ना तो लेस एंड लेस एक्टिविटी जो होगी ना उसके ऊपर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी एंड फाइनली एट रेस्ट। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब यह है कि इस शुरुआत के अंदर पेशेंट जब कोई ना विगोरस एक्टिविटी करेगा, ठीक है, जब विगोरस एक्टिविटी करेगा, कोई स्टर्नियस एक्टिविटी, कोई हाई लेवल की एक्टिविटी करेगा तो उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, जो नॉर्मली होता है। सही है ना, नॉर्मल इंडिविजुअल्स को जो कि इतने ज्यादा जो है वो एथलेटिक नहीं होते। फिर जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करेगी पेशेंट को मॉडरेट लेवल के ऊपर भी क्या होगा, डिस्निया होना शुरू हो जाएगा, मॉडरेट लेवल पर भी। ठीक है, यानी वो जो है ना मॉडरेट लेवल की फिजिकल एक्टिविटी करेगा और उसके ऊपर भी उसका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। फिर फर्दर जब डिजीज और प्रोग्रेस होती है तो लो लेवल ऑफ एक्टिविटी के ऊपर भी क्या होगा, पेशेंट को डिस्निया होता है। सही है ना, फिर एक वक्त ऐसा भी आएगा कि पेशेंट जो है वो रेस्टिंग पोजीशन में होगा, पेशेंट ना कोई विगोरस एक्टिविटी करे, ना मॉडरेट ना लो, पेशेंट कोई ऐसी खास कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, वो सिर्फ बैठा हुआ है और एट रेस्टिंग पोजीशन में भी उसको जो है वो क्या होती है, शॉर्टनेस ऑफ
ब्रेथ होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से डिजीज प्रोग्रेस करती है, ठीक है। इसकी वजह से तो होता क्या है, अब पेशेंट जो है वो कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रहा, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह से होगा क्या कि पेशेंट के अंदर एक्सरसाइज इंटॉलरेंस जो है वो सीवियर हो जाएगी, ठीक है। एक्सरसाइज इंटॉलरेंस सीवियर एक्सरसाइज इंटॉलरेंस हो जाएगी, और जब एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा तो उनके अंदर डिसेबिलिटीज आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी, सही है। अच्छा, अगर इम्फाइजीमा प्रिडोमिनेट करता है सीओपीडी में, तो हमने ये बात पढ़ ली कि अच्छा नहीं, मैंने नहीं बताया। अगर इम्फाइजीमा प्रिडोमिनेट करता है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है वो रैपिडली प्रोग्रेस करेगा, यानी उसका डिस्निया जो है वो रैपिडली प्रोग्रेस करेगा, और रैपिडली जो है ना इस रेस्टिंग की स्टेज पे जो डिस्निया होता है इस स्टेज पे पहुंच जाएगा। और जब और आपको उन पेशेंट्स के अंदर फिश लाइक इंस्पिरेटरी ग्रैस्प नजर आएगा, यानी पेशेंट जैसे हम मछली को पानी से बाहर निकालते हैं तो जैसे मछली सांस लेती है ना अपने गिल्स के थ्रू, वैसे जो है ना आपको जो है वो उनकी पेशेंट जो है ना उसकी मूवमेंट आपको नजर आएगी, ठीक है ना, सांस लेते हुए की इंस्पिरेशन में। और जब एक तो वो ऐसी फिश लाइक जो है ना इंस्पिरेशन करेंगे, उसके बाद वो एक प्रोलॉन्ग्ड फोर्स्ड एक्सपिरेशन करेंगे, क्योंकि सीओपीडी के अंदर क्या होता है, एक्सपायरेशन में मसला होता है, तो उनको फोर्स्ड एक्सपिरेशन करनी होती है, तो वो एक प्रोलॉन्ग फोर्स्ड एक्सपिरेशन करते हैं और पर्स लिप्स के थ्रू करते हैं, ठीक है, पर्स लिप्स करके करते हैं, ठीक है ना। इसकी डायग्राम में आपको दिखाऊंगी। उसके अलावा आपको जो है ना एब्डोमिनल मसल्स के अंदर फ्लिक या बाउंसिंग मूवमेंट जो है ना एकदम से आपको देखने को मिलेगी, एकदम जब एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन आती है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयरवे की वजह से आपको एब्डोमिनल मसल्स के अंदर एक फ्लिकिंग मूवमेंट जो है ना, फ्लिक मूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगी, सही है। ये डिस्निया से रिलेटेड था। अब जो है ना डिस्निया से और जो बुक देखें, अब यहाँ पे डिस्निया की एक डायग्राम दी हुई है जिसमें इन्होंने बताया हुआ है कि पर्सली ब्रीदिंग के बारे में, ठीक है। ये पर्सली ब्रीदिंग पेशेंट क्यों करता है, देखें, नॉर्मली ये नॉर्मल एक डायग्राम है। नॉर्मली क्या होता है कि आपके अंदर जो है ना, अच्छा लंग के कुछ प्रेशर्स होते हैं, जिसमें से एक प्रेशर होता है इंट्राप्लूरल प्रेशर, जिसको हम इंट्राथोरेसिक प्रेशर भी कहते हैं। ये जो इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है वो नॉर्मली क्या होता है, नेगेटिव होता है। इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है किसके दरमियान है, आपके दो प्लूरास के दरमियान होता है। आपकी जैसे लंग्स और आपकी जो चेस्ट वॉल हो उनके दरमियान जो एक प्रेशर होता है ना, उसको हम नाम देते हैं इंट्राप्लूरल प्रेशर, सही है ना। और ये प्रेशर हमेशा जो है वो नेगेटिव होता है नॉर्मली, जिसकी वजह से आपके एयरवेज जो है वो ओपन रहते हैं और आपका जो है वो एयर जो है वो सक इन होती है। जब ये प्रेशर नेगेटिव में जाएगा तो एयर सक इन होकर लंग्स के अंदर आती है, सही है ना। तो ये आपको जो है वो इंस्पिरेशन में और एयर को इनहेल करने में हेल्प करता है, ठीक है। इंट्राप्लूरल प्रेशर आपका क्या होता है, आपका नेगेटिव होता है, सही है। अब देखें, पहली बात, अब आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज जो हमें याद करने की जरूरत है। बॉयल्सला ये कहता है कि प्रेशर जो है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के, सही है, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें। ये बॉयल्स लॉ कहता है फिजिक्स में, सही है ना। अब आप देखें, प्रेशर नेगेटिव है तो वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। यानी अब यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ गई है। अब हमने फर्स्ट इंटर में पढ़ा एफएससी में। अब क्या होता है कि हमारे पास प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। हमने बात की कि नॉर्मली जो है ना, नॉर्मल इंडिविजुअल्स में इंट्राप्लूरल प्रेशर नेगेटिव होता है, सही है। ये आपका 0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है -5 तक, सही है, जो नॉर्मल होता है -5 तक होता है, सही है, यहाँ पर होता है। अब क्या होता है, जैसे पेशेंट जो है वो इनहेल करता है ना, तो आपका जो ये प्रेशर होता है ये क्या होता है, और नेगेटिव होता चला जाता है, ठीक है। पेशेंट जब क्या करता है, इनहेल करता है, इंस्पिरेशन के एंड के ऊपर, ये समझो ये एंड ऑफ इंस्पिरेशन है, इंस्पायर जिसने की थी एयर को जो इनहेल किया था उसका एंड है, ठीक है। इसमें जो है ना उसका जो प्रेशर होता है वो -5 से कितना हो जाता है, और भी ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, जिसका नाम देते हैं -7, ठीक है। प्रेशर नेगेटिव हो रहा है, प्रेशर नेगेटिव हो रहा है क्यों, क्योंकि हवा अंदर आ रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। जब प्रेशर नेगेटिव प्रेशर कम हो रहा है, देखिए प्रेशर कम हो रहा है तो क्या होगा, वॉल्यूम को इंक्रीज होना चाहिए। जब प्रेशर कम होगा तो जगह बन जाएगी लंग्स के अंदर, उस जगह को पुर करने के लिए, उस जगह को फिल आउट करने के लिए, उस वॉइड को फिल करने के लिए होगा क्या, पेशेंट जो है वो उसकी जो मतलब के पर्सन जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनहेल करते हैं एयर को। फिर वो एयर क्या करती है, वो जो खाली जगह बनी थी प्रेशर के कम होने की वजह से, उस जगह को आपकी जो इनहेल्ड एयर है वो फिल आउट कर देगी, सही है ना। तो क्या होगा, प्रेशर यहाँ से कम हुआ तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम आपका हो जाएगा इंक्रीज, सही है। अब जब आप एक्सहेल करते हैं, जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारी जो ये प्रेशर होता है इंट्राप्लूरल प्रेशर, ये मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव हो जाता है, होता फिर भी नेगेटिव ही है, ठीक है, होता फिर भी नेगेटिव ही है। अब बताएंगे कि पॉजिटिव हो तो क्या हो सकता है, ठीक है, होता क्या है, नेगेटिव है, सही है ना। तो क्या होता है, -7 से दोबारा से क्या हो जाता है, -5 हो जाता है। तो अब क्या होगा, जब प्रेशर ज्यादा हुआ है, ठीक है, -7 से -5 हुआ, इसका मतलब प्रेशर ज्यादा हुआ है। जब प्रेशर ज्यादा हुआ है तो वॉल्यूम को कम होना चाहिए। तो क्या होता है, जब आप एक्सहेल करते हो ना तो प्रेशर जो है ना -7 से
जब -5 होता है तो एक्सहेलेशन में आपका वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है एयर का, जो लंग्स के अंदर वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि आपने एक अमाउंट ऑफ एयर जो है वो एक्सहेल कर दी है। सही है, जब एयर का कुछ वॉल्यूम जब बाहर निकल गया तो प्रेशर क्या हो गया, दोबारा से इंक्रीज हो गया, -5 पर आ गया। सही है, ये हमारे पास होता है नॉर्मल मैकेनिज्म। सही है ना। और यही जो नेगेटिव प्रेशर होता है ना, ये क्या करता है, आपके एयरवेज को ओपन करके रखता है। सही है, ये आपके एयरवेज को क्या करके रखेगा, ओपन करके रखेगा। यानी अगर प्रेशर आपका कम है, प्रेशर कम है तो ही आपका एयरवेज जो है वो ओपन रहेंगे। अगर प्रेशर ज्यादा हो जाए, अगर प्रेशर पॉजिटिव हो जाए तो आपके एयरवेज जो है वो ऐसे शट डाउन हो जाएंगे। क्योंकि जब प्रेशर पॉजिटिव होगा, देखें अब यहाँ पे -5 था, फॉर एग्जाम्पल अब सीओपीडी में क्या होता है, प्रेशर पॉजिटिव हो जाता है। देखें यहाँ लिखा है इंट्राप्लुरल प्रेशर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है ना, सीओपीडी में अब क्या है, ये -5 था, अब ये प्रेशर जो है वो पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। अगर ये आ गया है आपके पास पॉजिटिव वैल्यू के अंदर, अब जब ये 0 से ऊपर पॉजिटिव वैल्यू के अंदर आ गया तो आपका प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है। जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ एयर जो है वो एक्सहेल हुई है, आपकी लार्ज अमाउंट ऑफ एयर जो है वो आपकी क्या हुई है, बॉडी से निकली है। जब बहुत ज्यादा एयर आपकी बॉडी से निकली है, इसका मतलब एक रेसिडुअल वॉल्यूम जो आपके पास होता है 1200 मिलीलीटर, उसमें से भी कुछ पार्ट जो है वो निकल गया है। अब जब एयर आपकी ज्यादा निकल गई और प्रेशर आपका ज्यादा हो गया और वॉल्यूम आपका कम हो गया तो किससे होगा क्या, कि प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये आपके एयरवेज क्या हो जाएंगे, शट डाउन हो जाएंगे। अब एक और बात यहाँ पे रिकॉल करने की है, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि नॉर्मल मैकेनिज्म के थ्रू नॉर्मली हमारी बॉडी में क्या होता है कि जब हम एक्सहेल करते हैं ना, जैसे हमारे पास ये एयरवेज है, ये हमने इनहेल की थी एयर, ये हमने इनहेल की थी, ठीक है, और ये इतना ये इनहेल हो गई थी। जब हम एक्सहेल करते हैं तो एक नॉर्मल एक जो है ना क्या होता है, आपकी शॉर्टनिंग होती है एयरवेज की। ठीक है, क्या होता है, आपकी जो एयरवेज है उनकी जो है वो क्या होती है, शॉर्टनिंग हो जाती है। सही है ना। अब देखें पहले ही नॉर्मली शॉर्टनिंग होनी थी, लेकिन अब क्या हुआ, जब प्रेशर ज्यादा हो गया तो वो जो एयरवेज की जो ये नैरोइंग होनी, शॉर्टनिंग होनी, नैरोइंग होनी थी, अब ये नैरोइंग जो होनी थी जो नॉर्मल थी, लेकिन अब हुआ क्या कि प्रेशर के पॉजिटिव होने की वजह से ये कुछ ज्यादा ही नैरोइंग हो गई, जिसकी वजह से एयरवेज जो है वो आपके क्या होगा, शट डाउन हो गए, वो आपके क्लिंग्ड हो गए। अब क्या हुआ, एयर जो है वो आपके एल्वुलाई में से निकलेगी नहीं और वो एल्वुलाई के अंदर क्या होना शुरू हो जाएगी, जमा होना शुरू हो जाएगी, जिसको हम नाम देते हैं एयर की इंट्रैपमेंट हो गई है। ठीक है, जो हम शुरू से बात करते आ रहे हैं, एयर इंट्रैपमेंट हो जाती है, एयर इंट्रैपमेंट हो जाती है, एक्सहेल पेशेंट सही से नहीं कर पाता है, वो सारी बात यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर जो इंट्राप्लुरल प्रेशर है वो पॉजिटिव हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। सही है, आई होप कि समझ में आई होगी। उसके बाद क्या होता है, आप क्या होगा, अब यहाँ पे हमने बात की थी एब्डोमिनल मसल्स जो होते हैं ना आपके जो है ना सक्ड इन हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रेशर जो है वो थोरैक्स में पॉजिटिव होगा, इस वजह से आपके जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके जो इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं उनके अंदर क्या आपको वो इनवर्ट अंदर की तरफ जो है वो सक्ड इन हो जाएंगे। सही, प्रेशर के पॉजिटिव होने की वजह से। वैसे नॉर्मली वो बाहर की तरफ होते हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो। अच्छा, अब पेशेंट करता क्या है, अब इस शटडाउन से बचाने के लिए पेशेंट क्या करता है, वो करता है पर्स लिप ब्रीदिंग। ठीक है, पर्सिंग ऑफ द लिप्स के थ्रू जो है वो क्या करता है, पर्स लिप ब्रीदिंग करता है। ये जो पर्स लिप ब्रीदिंग होती है ना, ये क्या करती है, आपकी जो ये एयरवेज है, आपकी जो ब्रोंकियल ट्री है, इसके अंदर एक बैकवर्ड प्रेशर लगाती है, एक बैकवर्ड प्रेशर लगता है। ठीक है, एक आउटफ्लो रेजिंग प्रेशर इन द ब्रोंकियल ट्री में एक बैकवर्ड प्रेशर लगेगा। अब एयर जो यहाँ से निकल रही थी ना, अब जब ये बैकवर्ड प्रेशर लगेगा ना तो ये एयर निकल नहीं पाएगी, जिसकी वजह से आपका कुछ अमाउंट ऑफ एयर तो खैर निकलेगी, लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एयर निकल नहीं पाएगी, जिसकी वजह से ये प्रेशर को क्या कर देंगे, एक तरह से बोला जाए कैंसिल आउट कर देंगे प्रेशर को, जिसकी वजह से आपकी क्या होगा, ये एयरवेज जो आपके वो ओपन रहेंगे। सही है, इस बैकवर्ड प्रेशर की वजह से ये एयरवेज आपकी ओपन रहेंगी। इस वजह से पेशेंट क्या करता है, पर्स लिप ब्रीदिंग करता है। सही है, आई होप कि समझ में आएगी और पेशेंट को समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ती कि आप पर्स लिप ब्रीदिंग करें। पेशेंट खुद ब खुद जो है ना, सीओपीडी का पेशेंट पर्स लिप ब्रीदिंग कर रहा होगा। सही, आपको देखने को मिलेगा उनमें। नाउ लेट्स मूव ऑन। सो द नेक्स्ट फीचर इज कफ। कफ में आपको क्या होता है, पेशेंट जो है उसको कफ भी ऐसे क्या होता है, इनिशियली जब आपकी सीओपीडी के पेशेंट के अंदर इनिशियली क्या होता है, उनको इंटरमिटेंट कफ होती है। ठीक है ना, लेकिन जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करती चली जाती है, जैसे जैसे डिजीज जो है वो बढ़ती चली जाती है, टाइम होता चला जाता है, वो डिजीज जब क्रॉनिक होती चली जाती है तो फिर कफ भी क्या हो जाती है, कंटिन्यूस हो जाती है। ठीक है ना, कंटिन्यूस कफ होगी। हमने बात लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, मिनिमम 3 मंथ्स तक जो है पेशेंट को डेली कफ होगी। सही है ना, इतनी जो है ना उनको कंटिन्यूस जो है वो कफ हो जाएगी। सही है,
फोग हो गया, डैम्पनेस हो गई या ह्यूमिडिटी हो गई, इन्फेक्शन जो होते हैं, ये सब चीजें क्या करते हैं, कफ को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, पेशेंट जब वो सीधा लेटेगा ओकेजनली तब उसको ज्यादा कफ हो सकती है ओकेजनली, और मॉर्निंग टाइम में उसको कफ ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डैम्पनेस या ह्यूमिडिटी ज्यादा हो रही होती है, ठीक है, फोग भी होती है कभी। ठीक है, जो कफ होती है वो आपको कफ होती क्यों है? या तो क्या होता है, आपके एयरवेज के जो नर्व रिसेप्टर्स होते हैं वो इरिटेट होते हैं। उनको इरिटेट कौन करता है? जैसे कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ है, इन्फेक्शन वगैरह होता है तो उसमें क्या होगा कि आपके पास कुछ इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, क्या करते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड रिलीज करते हैं जो क्या करते हैं, इरिटेट करते हैं आपके एयरवे नर्व रिसेप्टर्स को, जिसकी वजह से आपको कफ होती है। दूसरा ये मैकेनिज्म होता है कि आपकी जो बॉडी के अंदर जो है ना म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गई है। म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने की वजह से पेशेंट कफ करता है टू क्लियर आउट दैट म्यूकस। ठीक है, उस म्यूकस को क्लियर आउट करने के लिए फ्रॉम द ब्रोंकियल ट्री पेशेंट कफ करता है। सही है ना? तो यहाँ पे क्या होता है, या तो क्या होगा, इन्फ्लेमेटरी एयरवे नर्व रिसेप्टर्स इरिटेट होते हैं तो पेशेंट कफ करता है, या म्यूकस को क्लियर आउट करने के लिए, म्यूकस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है तो उसको क्लियर करने के लिए, आपके एयरवेज को क्लियर करने के लिए पेशेंट जो है वो क्या करता है, कफ करता है। फिर हमारे पास आता है स्प्यूटम। स्प्यूटम जो है ना, आपकी जो स्प्यूटम प्रोडक्शन आपको किसमें देखने को मिलती है? क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में। जब आपकी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है वो प्रिडोमिनेट करती है सीओपीडी के पेशेंट में, तो आपको स्प्यूटम देखने को मिलता है। ठीक है, कफ विद स्प्यूटम आपको देखने को मिलता है। दिस इज मिकोइड एंड टेनेशियस, यूजुअली बिकमिंग म्यूकोप्लुरेंट ड्यूरिंग एन इन्फेक्टिव एक्सरबेशन। एक्सरबेशन में अगर क्या होता है, कोई इन्फेक्टिव एक्सरबेशन हो गया, यानी कोई इन्फेक्शन हुआ, एकदम से सिम्टम्स सीओपीडी के इंक्रीज हो गए हैं, तो इसकी वजह से होगा क्या कि जो ये स्प्यूटम होता है ना, ये बहुत ज्यादा जो है ना एडहेसिव हो जाता है और ये बिल्कुल चिपक जाता है आपके ब्रोंकियल ट्री से, जिसकी वजह से उनको क्लियर आउट करना बहुत ज्यादा दुश्वार हो जाता है, पेशेंट के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे वीज। 80% ऑफ केसेस के अंदर सीओपीडी के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें आपको वीजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, 80% ऑफ केसेस में जो आपके पास वीजिंग साउंड है ना, ये ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसऑर्डर्स का जो है ना एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये बात हमने पहले पढ़ ली। वीजिंग प्रोड्यूस क्यों होती है, कैसे होती है? हमें पता है एयरवेज की नैरोइंग हुई है। ये जो एयरवेज की नैरोइंग हुई है ना, जब इसमें से जो नैरोड एयरवेज में से जब एयर क्रॉस, जैसे यहाँ से जब एयर क्रॉस करेगी, जब ये टकराएगी तो इसकी टर्बुलेंट एयर फ्लो की वजह से फ्रॉम द नैरोड कंडक्टिंग एयरवेज में से जब एयर गुजरती है तो टर्बुलेंट एयर फ्लो की वजह से एक सीटी जैसा साउंड जो है वो पैदा होता है। ठीक है ना, जिसको हम नाम देते हैं वीजिंग साउंड। ठीक है, जैसे सीटी है, सीटी का मैकेनिज्म भी क्या है, एक नैरो सी ना एक ट्यूब सी बनी हुई होती है, उसमें आप जब हवा गुजारते हैं, आप फूंक मारते हैं उसके अंदर, तो फिर जब उसमें से जो नैरो सी ना एक स्पेस बनी हुई होती है, बिल्कुल नैरो सी कट हुआ होता है सीटी के बीच वाला एरिया, जब उसमें से एयर गुजरती है तो उसमें से आवाज आती है। बिल्कुल इसी तरीके से जो है ना वीजिंग साउंड जो है ना प्रोड्यूस होता है जब एयर जो है वो नैरो कंडक्टिंग एयरवेज में से पास होती है तो। ठीक है, अगर आपके पास वीजिंग जो है वो रिवर्सिबल है, यानी पेशेंट को वीजिंग हो रही थी और आपने उसको इनहेल्ड कुछ मेडिकेशंस यानी ब्रोंकोडायलेटर्स या कुछ इनहेल्ड मेडिकेशंस दे दी, और अगर उसकी वीजिंग ठीक हो गई तो इसका मतलब है, ये इंडिकेट करता है कि उस पेशेंट सीओपीडी के पेशेंट के अंदर जो है ना एस्थमा का कंपोनेंट भी मौजूद है, यानी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एम्फाइजेमा के साथ साथ उसको एस्थमा भी है। सही है ना, अगर वीज जो है वो रिवर्सिबल है तो। ठीक है, अगर रिवर्सिबल है तो इनहेल्ड मेडिकेशन से। ठीक है, इनहेल्ड मेडिकेशन दी है, कुछ ब्रोंकोडायलेटर्स दिए हैं, डायलेट कर दिया उसने ब्रोंक्यूल्स को, और वीजिंग जो है वो ठीक हो गई है, वीजिंग अब आपको नहीं सुनाई दे रही, इसका मतलब है वो इंडिकेट कर रहा है कि उस पेशेंट के अंदर एस्थमा का कंपोनेंट भी मौजूद है। सही। फिर हम पढ़ते हैं डिफॉर्मिटीज क्या क्या देखने को मिलेंगी। पहली तो आती है बैरल चेस्ट डिफॉर्मिटी। बैरल चेस्ट डिफॉर्मिटी में क्या होता है, पेशेंट को जो चेस्ट है वो बैरल शेप का हो जाता है। ठीक है ना, उनकी जो ये रिब्स है वो बहुत ज्यादा बाहर की तरफ निकल जाती है, डायाफ्राम उनका फ्लैट हो जाता है ऐसे, और उनकी जो ये काइफोसिस हो जाती है। ठीक है, इस तरह की काइफोसिस हो जाती है। सही है ना, और जो है क्या होगा, एसेसरी मसल्स और हाइपर, अच्छा बैरल चेस्ट क्यों होता है, ये सारी डिफॉर्मिटीज आपको देखने को मिलेंगी। अब हम पढ़ते हैं स्लाइड में कि बैरल चेस्ट होगा हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से। जब एयर आपकी जो है ना लंग्स के अंदर बहुत ज्यादा जमा हो जाती है ना, तो आपके लंग्स की जो लंग्स जो है ना वो आपके रिकॉइल नहीं कर पाते सही से, चेस्ट वॉल की जो मूवमेंट होती है वो खत्म हो जाती है, वो जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से क्या होता है, बैरल चेस्ट जो है ना आपको जो है ना देखने को मिलेगा, और यह हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से होता है, और एसेसरी मसल्स जो होते हैं ना रेस्पिरेशन के, उनके यूज की वजह से होता है। ठीक है, अब क्या होता है, इसकी वजह से होगा क्या, आपकी जो थोरेसिक मूवमेंट्स है वो रिड्यूस और हो जाएंगी। ठीक है, और आपको जो ये लोअर इंटरकोस्टल स्पेसेस होती हैं, जो नीचे के रिब्स की जो लोअर इंटरकोस्टल स्पेसेस होंगी, उनकी जो है ना इन ड्राइंग देखने को मिलेगी, पैराडॉक्सिकल यानी अबनॉर्मल इन ड्राइंग देखने को मिलेगी, जो कि होती नहीं है, लेकिन आपको जो है वो अंदर की तरफ मूव होती हुई नजर आएंगी। ठीक है ना, लोअर इंटरकोस्टल स्पेसेस। उसके अलावा जब आप पेशेंट जो है ना इनहेल करेगा एयर को, जब इंस्पायर करेगा, तो जो है ना सुप्रा क्लेविकल के ऊपर जो है ना एक फोसा सा जनरेट हो जाएगा। ठीक है, सुप्रा क्लेविकुलर फोसा जो है वो जनरेट आपको देखने को मिलेगा इंस्पिरेशन में।
सही है। उसके अलावा जो रिब्स होंगी वो पेशेंट की एलिवेट हुई हुई होंगी एक्सेसरी मसल्स की यूज होने की वजह से। जब पेशेंट एक्सेसरी मसल्स को ज्यादा यूज करेगा तो होगा क्या, क्योंकि डायफ्राम इतना इफेक्टिवली जो है ना मदद नहीं कर रहा है, तो एक्सेसरी मसल्स यूज होंगे। जब एक्सेसरी मसल्स यूज होंगे तो इससे होगा क्या कि हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाइपरट्रॉफी हो जाएगी एक्सेसरी मसल्स की। जब इनकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी तो आपकी थोरेसिक मूवमेंट जो है वो और भी ज्यादा क्या हो जाएंगी? रिड्यूस हो जाएंगी। सही है। उसके अलावा आपको थोरेसिक काइफोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे काइफोसिस देखने को मिलेगा और आपको जो है ना शोल्डर ग्रिडल्स जो है वो प्रोट्रैक्टेड और एलिवेटेड देखने को मिलेंगे। ठीक है, पेशेंट के थोड़े से ऊपर की तरफ उठे हुए होंगे शोल्डर्स और क्या होंगे? राउंडेड ऊपर और राउंडेड शोल्डर्स देखने को मिलेंगे आपको। सही है ना। आप पढ़ते हैं साइनोसिस। साइनोसिस क्या है? साइनोसिस होती है ब्लूइश डिस्कलरेशन। ये होती कब है? जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है। असल में ब्लड के अंदर जो है वो डीसैचुरेटेड हीमोग्लोबिन जो है वो उसकी एक्यूमुलेशन हो जाती है और सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन की जो है ना तादाद क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। सही है ना। और वो होता क्यों है? क्योंकि गैसेस एक्सचेंज ही सही नहीं है। जब लंग्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज ही सही नहीं है, ऑक्सीजन इतनी ज्यादा आ ही नहीं रही है, तो हीमोग्लोबिन के पास तो कुछ है ही नहीं। जो हीमोग्लोबिन के पास तो ऑक्सीजन ही नहीं है जिसको वो कैरी करे, तो डीसैचुरेटेड हीमोग्लोबिन जो है वो उसकी तादाद जो है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। आपके ब्लड में उसकी एक्युमुलेशन हो जाती है जिसकी वजह से ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है इनकी स्किन की, सीओपीडी के पेशेंट की। साइनोसिस ये इंडिकेट करती है कि पेशेंट के अंदर जो है ना वो कॉम्प्लिकेशंस जो आना शुरू हो गई है हार्ट से रिलेटेड। ठीक है ना। लंग्स की जो अच्छा देखें, जो भी आपके पास ये जो लंग्स डिसऑर्डर होते हैं ना, ये जो लंग्स आपके पास डिसऑर्डर्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये मुतासिर करते हैं आपके हार्ट को, ये अफेक्ट करते हैं आपके हार्ट के ऊपर। सही है ना। लंग्स और हार्ट एक दूसरे से बड़े बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। सही है। तो लंग्स क्या करते हैं? जो सीओपीडी होते हैं ना वो आपके पास क्या करवाता है? सबसे पहले राइट साइड हार्ट फेलियर करवा देता है। क्या करवाता है? राइट साइड हार्ट फेलियर करवा देता है। ठीक है ना। और ये राइट साइड हार्ट फेलियर फिर क्या करता है? करवा देता है लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। ठीक है ना। लेफ्ट साइड या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो है ना उसकी तरफ जो है वो ये लीड कर जाता है। ठीक है ना। इस तरह से हो रहा होता है। अब साइनोसिस जब पेशेंट के अंदर आना शुरू हो जाए ना, इसका मतलब है कि पेशेंट के अंदर जो है ना कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो गई हैं और कार्डियक आउटपुट अब जो हार्ट है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो कार्डियक आउटपुट को सही तरीके से जो है ना वो सही कार्डियक आउटपुट जो है वो दे सके जो बॉडी की डिमांड्स को पूरा करे। तो कार्डियक आउटपुट सही नहीं है। ठीक है। वेंट्रिकुलर फेलियर हुआ हुआ है यानी हार्ट फेलियर हुआ हुआ है जिसकी वजह से अब इसकी वजह से साइनोसिस हो रही है। ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में होता क्या है कि पेशेंट की जो पेरिफेरल टिश्यूज होते हैं ना वो क्या करते हैं? ब्लड के अंदर से ऑक्सीजन को लेना शुरू कर देते हैं। जो भी बची कुची ब्लड के अंदर पहले से मौजूद जो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन है ना वो भी क्या करते हैं? पेरिफेरल टिश्यूज जो है वो एक्सट्रैक्ट करके अपने अंदर ले लेते हैं। जब वो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन, वो ब्लड में जो थोड़ी बची कुची जो ऑक्सीजन थी, जब वो भी आपके टिश्यूज ले लेंगे कार्डियक आउटपुट के कम होने की वजह से, तो होगा क्या कि आपके जो वो डीसैचुरेटेड हीमोग्लोबिन है वो और भी ज्यादा जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगी जिसकी वजह से आपको और साइनोसिस देखने को मिलेगी। ठीक है। इट कैन आल्सो बी caused by the polycythemia। ये पॉलीसाइथीमिया की वजह से हो सकता है। ठीक है। जब भी किसी पेशेंट जो है ना हाइपोक्सीमिया में जाता है, जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसके रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी ना क्या करती है? आरबीसीज की तादाद को बढ़ा देती है। ठीक है। आरबीसीज की तादाद को बढ़ा देती है। आरबीसीज को बढ़ाती है इस वजह से कि हीमोग्लोबिन ज्यादा हो जाए। ठीक है। और वो ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा कैरी करे। अब क्या होता है? अब ऑक्सीजन तो जो है वो आ ही नहीं रही है, गैसेस एक्सचेंज ही आपका इम्पेयर्ड हुआ है, तो गैसेस एक्सचेंज यानी ऑक्सीजन ही सही से नहीं आ रही है, तो आरबीसीज तो आपके पास ज्यादा हो गया, यानी हीमोग्लोबिन तो आपके पास बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन उसके मुकाबले में जो ऑक्सीजन है वो है ही नहीं। ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो इतनी ज्यादा है ही नहीं कि जो हीमोग्लोबिन कैरी करे, तो जिसकी वजह से और भी ज्यादा आपको जो है वो साइनोसिस देखने को मिलेगी या ये इसको कंट्रीब्यूट कर सकता है या कॉज भी करवा सकता है। पॉलीसाइथीमिया अलग से कॉज भी करवा सकता है साइनोसिस। ठीक है ना। तो ये साइनोसिस के बारे में था। नाउ अब हम पढ़ेंगे कॉर पल्मोनर। कॉर पल्मोनर जो है वो एक लेटर स्टेजेस के अंदर आपको दिखाएगा। ये जो आपके पास क्लिनिकल फीचर है बहुत बाद में जो है वो आता है सीओपीडी में। सही है ना। अब क्या होता है? देखिए मैकेनिज्म क्या है। जब गैसेस एक्सचेंज जब आपकी इंपेयर्ड होती है सीओपीडी के पेशेंट में, तो उसकी वेंटिलेशन और उसकी परफ्यूजन का जो बैलेंस है वो नहीं रह पाता, यानी परफ्यूजन के हिसाब से वेंटिलेशन सही नहीं होती है। ठीक है ना। तो इसकी वजह से होगा क्या? पेशेंट जो है वो हाइपोक्सिया में जाएगा। हाइपोक्सिया की वजह से होता क्या है कि आपके जो पेशेंट की जो लंग्स होते हैं उनकी जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है उनकी क्या हो जाती है? पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है। जब ये हाइपोक्सिक पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है, इसके नतीजे में होता क्या है? पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से होगा क्या? पल्मोनरी रेजिस्टेंस, वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। जब वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो आपको क्या हो जाता है? ब्लड प्रेशर जो होता है पल्मोनरी आर्टरीज में वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसे हम नाम देते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन का। सही है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी। अब ये जो प्रेशर होगा वो क्या करेगा? पल्मोनरी आर्टरीज में ये रेजिस्टेंस जो है ना, अब देखें हुआ क्या? ये राइट साइड आपके पास राइट वेंट्रिकल था। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक राइट वेंट्रिकल था। राइट वेंट्रिकल क्या कर रहा होता है? ब्लड को भेजता है किसके पास? लंग्स के पास। ठीक है।
ऐसे लंग्स बना लेते हैं इनको हम, लंग्स के पास भेजता है। अब लंग्स के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ लंग्स की आर्टरीज में, ठीक है, आर्टरीज के थ्रू भेजेगा ना, पल्मोनरी वेन्स एंड आर्टरीज के थ्रू। अब यहाँ पे उसको रेसिस्टेंस नजर आ रही है, ये क्या नजर आ रही है, इसको रेसिस्टेंस नजर आ रही है। ये रेसिस्टेंस जो इसको नजर, अब ये वेंट्रिकल वो देख रहा है, राइट वेंट्रिकल ये देख रहा है कि भाई मेरे को रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा मिल रही है, रुकावट बहुत ज्यादा मिल रही है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल को, राइट वेंट्रिकल को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। राइट वेंट्रिकल जब ओवर काम करेगा, ओवर जो है ना वर्क करेगा, जिसकी वजह से होगा क्या, राइट वेंट्रिकल की हो जाएगी हाइपरट्रोफी और डायलिटेशन। जब वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी एंड डायलिटेशन होती है तो वेंट्रिकल क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, सही है। और इस कंडीशन को आप नाम देते हैं कॉर पल्मोनल, ठीक है। अच्छा, वी हाइपरट्रोफी डायलिटेशन हो जाएगी, और जब आपके पास ये इतना वीक हो जाए कि ये सही तरीके से लंग्स को की तरफ ब्लड को भेज ही ना पाए, तो उसको हम नाम देते हैं राइट साइडेड हार्ट फेलियर। तो कॉर पल्मोनल क्या करवाता है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर करवाता है। क्या करवाता है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर करवाता है, सही है। अच्छा, अब देखें इसको मैकेनिज्म क्या है। वेंटिलेशन परफ्यूजन एब्नॉर्मलिटी आई, जिसकी वजह से क्या हुआ, हाइपोक्सिया हुआ। हाइपोक्सिया की वजह से क्या हुआ, पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन हुई। पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन से की वजह से क्या हुआ, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हुआ। पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से क्या हुआ, राइट साइडेड हार्ट फेलियर हुआ, रेनल हाइपोक्सिया हुआ, एंड पॉलीसाइथीमिया तो हो ही रहा था हाइपोक्सीमिया की वजह से, सही है ना। इसकी वजह से हुआ क्या, आपका जो सिस्टमिक ब्लड प्रेशर है ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। राइट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से रेनल हाइपोक्सिया और पॉलीसाइथीमिया क्या करेंगी, सिस्टमिक ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देंगी। राइट साइडेड हार्ट फेलियर के ना कुछ क्या होते हैं, कंपनसेटरी मैकेनिज्म होते हैं, और वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म सारे के सारे क्या कर रहे होते हैं, आपके बीपी को इंक्रीज करवा रहे होते हैं, ठीक है। रेनल हाइपोक्सिया भी आपका बीपी को इंक्रीज करवाएगा, क्योंकि ये रेनल हाइपोक्सिया से होगा क्या कि वेसो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, जिसके नतीजे में क्या होगा कि आपका जीएफआर डिक्रीज होगा। जीएफआर डिक्रीज होने की वजह से होगा क्या कि आपका जो है वो यूरिन कम बनेगा। जब यूरिन कम बनेगा तो फ्लूइड की रिटेंशन ज्यादा हो जाएगी आपकी बॉडी में। जब फ्लूइड की रिटेंशन बॉडी में ज्यादा हो जाएगी तो स्ट्रोक जो वेनस रिटर्न है वो ज्यादा हो जाएगा। वेनस रिटर्न ज्यादा होने की वजह से कार्डिक आउटपुट ज्यादा हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगा। जब कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगा तो क्या होगा, बीपी भी आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, सही। तो इस तरीके से रेनल हाइपोक्सिया करवा रहा होता है। पॉलीसाइथीमिया भी क्या होता है, आरबीसीज की तादाद बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। जब बहुत ज्यादा आरबीसीज आपकी बॉडी में बन गए तो इससे भी आपका क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो सकता है, इंक्रीज होगा, सही है ना। अच्छा, और ये जो आपके पास इंक्रीज सिस्टमिक ब्लड प्रेशर है वो किसकी तरफ लीड करता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की तरफ रिलीज जो है ना आ जाता है। यानी पहले आपके कॉर पल्मोनल ने क्या करवाया, राइट साइड हार्ट फेलियर करवाया, और फिर वो राइट साइड हार्ट फेलियर ने क्या करवा दिया, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर करवा दिया, सही है ना। तो ये हार्ट फेलियर कॉज करवाते हैं, सही है। अब भी जो कुछ कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स है राइट साइडेड हार्ट फेलियर के, जो कि आपकी टाइडीज की बुक में नहीं है, लेकिन समझाने के लिए जो है किस तरीके से ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहा होता है राइट साइडेड हार्ट फेलियर, किस तरीके से लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर करवाता है, ये दिखाने के लिए जो है वो मैंने कुछ चीजें कुछ पॉइंट्स डाले हैं इसके अंदर, जो हम वन बाय वन जो है वो पढ़ेंगे। पहला आपके पास जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है ना राइट साइडेड हार्ट फेलियर में, वो क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट कर देता है आपके पास हार्ट की जो एसए नोड होता है ना, एसए नोड को ये स्टिमुलेट कर देगा। जब एसए नोड को स्टिमुलेट करेगा तो एसए नोड क्या करेगा, आपके हार्ट रेट को इंक्रीज करवा देगा। आपका हार्ट रेट जब इंक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा। जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा तो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज इसलिए होगा ताकि टिश्यू परफ्यूजन सही हो जाए, सही है, ये होता है। अब दूसरा मैकेनिज्म क्या होता है, आपके हार्ट के अंदर होता है बीटा 1 रिसेप्टर्स, ठीक है। ये बीटा 1 रिसेप्टर्स जो है ना वो स्टिमुलेट होंगे। जब ये बीटा 1 रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं ना हार्ट के, तो ये क्या करते हैं, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। जब हार्ट बहुत फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसके नतीजे में होगा क्या कि कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। जब कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा तो हार्ट रेट इंक्रीज होगा, और फिर उसके जैसे बीपी इंक्रीज होगा और टिश्यू परफ्यूजन इंक्रीज होगी। वही सेम, लेकिन बात यहाँ पे ये देखें, बीपी इंक्रीज हुआ एंड इस मैकेनिज्म में भी बीपी इंक्रीज हुआ, सही है। नेक्स्ट पे आ जाए, हमारे आर्टरीज और हमारी वेसल्स वेन्स के अंदर होते हैं अल्फा 1 रिसेप्टर्स। अल्फा 1 रिसेप्टर्स जब भी स्टिमुलेट होंगे क्या करवा देते हैं, वेसो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं। अब अल्फा 1 रिसेप्टर्स जो आर्टरीज में है जब वो स्टिमुलेट होंगे तो वेसो कंस्ट्रिक्शन करवा देंगे, जिसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, वही बीपी इंक्रीज हो जाएगा, सही है। और जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स आपके वेन्स में होते हैं वो भी क्या करवाएंगे, वेसो कंस्ट्रिक्शन करवाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वेन्स के अंदर जब वेन्स की वेसो कंस्ट्रिक्शन होगी तो वेन्स क्या करेंगी, ब्लड को ज्यादा जो है वो भेजेंगे हार्ट की तरफ, तो वेनस रिटर्न ज्यादा होगा। जब वेनस रिटर्न ज्यादा होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा। जब स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा तो कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगा। जब कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, बीपी आपका हो जाएगा इंक्रीज। नेक्स्ट मैकेनिज्म, अल्फा 1 रिसेप्टर्स आपकी किडनीज की आर्टरीज में भी थे। जब किडनीज की आर्टरीज की वेसो कंस्ट्रिक्शन होगी तो जो मैं आपको पहले ही बात बता चुकी हूँ कि जीएफआर डिक्रीज होगा। जीएफआर डिक्रीज होगा तो यूरिन डिक्रीज होगा और आपका बॉडी जो है ना मोर फ्लूइड जो है वो रिटेन करेगी। जब फ्लूइड ज्यादा होगा तो वेनस रिटर्न भी ज्यादा होगा, ठीक है। जब फ्लूइड ज्यादा होगा तो वेनस रिटर्न ज्यादा होगा। जब वेनस रिटर्न ज्यादा हुआ तो स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा। जब स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा तो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा और उसके नतीजे में क्या होगा, बीपी आपका हो जाएगा इंक्रीज, ठीक है।
नेक्स्ट मैकेनिज्म, रेनिन जो है ना आपकी किडनी रेनिन रिलीज करेगी, रेनिन रिलीज करेगी, रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिन बनाएगा, एंजियोटेंसिन 1 बनाता है, फिर रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 बनाता है, ठीक है ना, एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में, ये सारा हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा था, सही, सेकंड ईयर में। तो रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिन जो है ना 1 बनाता है, फिर एक एंजाइम आता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 2 में, और एंजियोटेंसिन 2 क्या है, एक पोटेंट वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है, वो वेसल्स को क्या करवाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है, ठीक है ना। खैर एक तो ये क्या करवाता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है, और दूसरा एंजियोटेंसिन क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाकर क्या करता है, एडीएच की रिलीज भी करवा देता है, ठीक है। एक तो ये क्या कर रहा है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है, जो हम नेक्स्ट इस मैकेनिज्म में पढ़ेंगे, ये वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाके एडीएच को रिलीज कर रहा है। जब एडीएच रिलीज होता है, एडीएच हार्मोन जब रिलीज होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जब रिलीज होता है, तो ये क्या करता है, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन करवा देता है। जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी तो आपका जो है ना वही, जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी आपकी बॉडी मोर फ्लूइड जो है वो रिटेन करेगी, तो क्या होगा, आपका वेनस रिटर्न ज्यादा होगा, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा, देन आपका कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगा, और उसके नतीजे में वही ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाएगा, सही है। और यही एंजियोटेंसिन क्या करी, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रही है, जिसके नतीजे में क्या हुआ, आपका बीपी इंक्रीज हो रहा है, सही है। नाउ एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम की रिटेंशन करवाता है, जब सोडियम रिटेन होता है तो वाटर की भी रिटेंशन होती है, सोडियम एंड वाटर दोनों एक साथ साथ होते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ पे सोडियम की रिटेंशन हो रही है वहां वाटर की भी रिटेंशन होगी, जिसकी वजह से आपका वही वेनस रिटर्न इंक्रीज होगा, देन आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, देन कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा, और उसके नतीजे में क्या होगा, आपका बीपी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारी चीजें मिल मिला के क्या कर रही है, ये सब आपका बीपी को इंक्रीज करवा रही है। अब देखें कि आपके पास ये जो है ना ये जो है ना, अब आपके पास क्या था, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, और इस लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड को भेजना है सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर। अब ये ब्लड जो लेफ्ट वेंट्रिकल ये देख रहा है कि यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, जो सिस्टम के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल को क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल अपनी बहुत फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बहुत ज्यादा काम करेगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल की क्या हो जाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल की हो जाएगी हाइपरट्रोफी और डायलेटेशन। जब ये हाइपरट्रोफी डायलेटेशन होगी तो लेफ्ट वेंट्रिकल आपका हो जाएगा वीक, जब ये क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है। जब ये वीक होगा तो इसके जब वीक हो जाएगा तो ये इतनी एफिशिएंटली जो है वो ब्लड को जो है ना सही तरीके से पंप ही नहीं कर पाएगा, और इस चीज को हम नाम देते हैं लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, सही है। तो इस तरीके से जो है राइट साइडेड हार्ट फेलियर जो है वो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर करवा सकता है, और इसी तरीके से जो लंग डिजीजेस होती हैं वो आपके पहले राइट साइड हार्ट फेलियर करवाएंगी, और देन फिर उसके बाद वो क्या करवाती हैं, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर करवा देती हैं, सही। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है ना लंग फंक्शंस है, जो आपको लंग फंक्शंस में आपको क्या क्या चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी, लंग फंक्शंस के अंदर क्या क्या जो है ना चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे सीओपीडी के पेशेंट्स में। तो पहला आपको क्या होगा, फोर्स रेस्पिरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकंड आपको कम मिलेगा, रिडक्शन मिलेगी, और फोर्स वाइटल कैपेसिटी भी आपको कम मिलेगी। प्रीवियस वीडियो में हम सारे लंग्स एंड वॉल्यूम्स पढ़ चुके हैं, आप उस वीडियोस में देख सकते हैं। उसके अलावा रेजिडुअल वॉल्यूम आपका हो जाएगा इंक्रीज। अच्छा, रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज क्यों हो रहा है, रेजिडुअल वॉल्यूम इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि एयर जो है, एयर की इंटरप्टमेंट हो गई है, ठीक है ना। जब एयर इंटरप्टमेंट हो गई है, एयर सही तरीके से जब निकल ही नहीं पा रही है थ्रू एक्सहेलेशन, तो जिसकी वजह से होगा क्या, रेजिडुअल वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, लंग्स के अंदर ज्यादा वॉल्यूम बच जाएगा, ठीक है ना। और उसके अलावा जब रेजिडुअल वॉल्यूम बचेगा तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी, सही है। अच्छा, उसके अलावा एक्सपिरेटरी फ्लो वॉल्यूम कर्व जो होता है ना वो आपका बहुत ज्यादा सीवियरली एबनॉर्मल हो जाता है, ठीक है ना। और आपको जो है ना इसके अंदर क्या होगा, ब्रीफ इंटरवल ऑफ मॉडरेटली हाई फ्लो इज स्ट्रैकलिंग, पहले आपको क्या करेगा, मॉडरेटली हाई फ्लो मिलेगा, उसके बाद फ्लो आपका जो आपके पास जो ये एक्सपिरेटरी फ्लो है ना एकदम से फिर आपका वो क्या होगा, एकदम रुकेगा। जैसे आपके पास जो एयरवेज की नैरोइंग होगी, जब वो एयरवेज आपके जब कोलैप्स करेंगे ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, तो जैसे वो एकदम जब कोलैप्स करेंगे आपके एयरवेज, जब उनकी क्लिंक्ड हो जाएंगे, तो जिसके नतीजे में होगा कि एकदम से आपको जो है ना फ्लो जो है ना लिमिटेशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो ये आपको एब्नॉर्मलिटीज देखने को मिलेंगे एक्सपिरेटरी फ्लो वॉल्यूम कर्व में। ये कुछ आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस है, और ये जो है ना नॉर्मल जो है ना मैंने कुछ वैल्यूज ऐड की हैं इसके अंदर कि ये हमें पता होनी चाहिए आपको लाजमी, सही है ना। कि पीएच की नॉर्मल वैल्यू पीएच की कितनी है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में कितना होता है, बाइकार्बोनेट आयंस की तादाद कितनी होती है, बेस एक्सेस कितने होते हैं, ठीक है ना। ये हमें मालूम होना चाहिए नॉर्मली, सही है। तो यह मैंने पॉकेट फिजिकल थेरेपिस्ट जो बुक है हमारे पास, फिजियोथेरेपिस्ट पॉकेट बुक, उसमें ये वैल्यूज हैं, तो उनमें से मैंने ली है, सही है। ये हमारी टाइडीज की बुक में नहीं थी। खैर, पीएच जो आपके पास नॉर्मल होती है वो 7.35 से लेकर 7.45 तक होती है, सही है।
पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है ब्लड के अंदर कितना होता है 10.7 से लेकर 13.3 किलो पैस्कल्स तक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 4.7 से लेकर 6.0 किलो पैस्कल्स तक होता है। बाइकार्बोनेट आयंस की जो तादाद होती है वो 22 टू 26 मिलीमोल पर लीटर तक होती है और बेस एक्सेस कितना होता है -2 टू +2 तक होता है। सही, ये नॉर्मल वैल्यूज है जो हमें पता होनी चाहिए। ब्लड गैसेस में आपको क्या क्या चेंजेस, अब ये तो हमारे पास नॉर्मल ब्लड गैसेस जो है ना आपके आर्टियल ब्लड गैसेस मौजूद थी। ब्लड गैसेस में जो चेंजेस आती है जो सीओपीडी के पेशेंट्स में वो क्या क्या आती हैं कि इनिशियली आपको ऑक्सीजन जो है ना उसका पार्शियल प्रेशर आपको रिड्यूस मिलेगा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का लो होने का मतलब ये है कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी है। सही है ना। तो अब क्या होता है कि ये इंडिकेट करता है कि ऑक्सीजन की कमी है। तो ठीक है, लो आर्टियल ऑक्सीजन प्रेशर जो होता है आपको देखने को मिलेगा इनिशियली। हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर नॉर्मल हो, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल हो, लेकिन जो आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो आपको रिड्यूस मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी डिजीज प्रोग्रेस करेगी, जैसे जैसे डिजीज बढ़ती चली जाएगी, सीवियर सीओपीडी में आपको जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो इंक्रीज मिलेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में ज्यादा हो जाएगी और ऑक्सीजन तो वैसे ही आपकी बॉडी में क्या थी, कम थी। सही है, तो आपको सीवियर डिजीजेस में देखने को मिलता है। अब होता क्या है कि सीओपीडी की जो सीवियर डिजीज होती है उसमें ये होता है जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं ना आपके ब्रेन में टुवर्ड्स द कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारा ब्रेन क्या करता है जब हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद बढ़ जाती है ना तो रेस्पिरेटरी सेंटर्स के पास मैसेज जाता है, वो स्टिमुलेट होते हैं। ठीक है, वो सेंसिटिव होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को लेकर। तो क्या होता है कि आपके जो है ना सेंटर्स वो एक्टिव होते हैं और वो देखते हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई तो वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन को बढ़ा देते हैं। सही है ना। लेकिन सीओपीडी के पेशेंट में होता क्या है, जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है ना टुवर्ड्स द कार्बन डाइऑक्साइड वो रिड्यूस हो जाता है, उसकी सेंसिटिविटी रिड्यूस हो जाती है। जब इसकी सेंसिटिविटी रिड्यूस हो जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड भले कितना भी इंक्रीज हो जाए उसके इंक्रीज होने से रेस्पिरेशन इंक्रीज नहीं होगी, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन फिर रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज कब होगा, जब पेशेंट जो है वो हाइपोक्सिक ड्राइव में जाएगा। हाइपोक्सिया जो जब पेशेंट हाइपोक्सिया में जाएगा ना, जब ऑक्सीजन की कमी होगी, जब ऑक्सीजन की कमी होगी, ठीक है, तब आपका रेस्पिरेटरी सेंटर जो है ना वो एक्टिवेट होंगे और वो आपके रेस्पिरेशन को बढ़ा देंगे। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि उनकी सेंसिटिविटी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। सही है ना। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे है, अगर आप हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन जो है ग्रेटर देन 70% अगर आप जो है ना क्या करें, हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन जो है ना एडमिनिस्टर करें सीओपीडी के पेशेंट में, तो ये जो है ना बहुत से एविडेंसेस शो करते हैं कि पेशेंट जो है वो और भी ज्यादा हाइपरकेपनिया में चले जाता है। हाइपरकेपनिया मींस इंक्रीज्ड एक्यूमुलेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, इन योर ब्लड। तो क्या है, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की एक्यूमुलेशन हो जाएगी, हाइपरकेपनिया कहलाता है। सही है ना। तो ये बोल के रहे कि हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन जब आप देते हैं ना बहुत ज्यादा एकदम, तो इससे होगा क्या कि पेशेंट जो है हाइपरकेपनिया में जा सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए आपकी जो बॉडी है ना, आपकी बॉडी है वो क्या करती है कि जब हमें पता है कि जो आपके पास जो सीओपीडी के पेशेंट हैं उनकी जो वो जो रेस्पिरेटरी सेंटर है उनका वो जो है वो किसके ऊपर चल रहा है, हाइपोक्सिया की वजह से वो एक्टिवेट हो रहा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का के ऊपर एक्टिवेट नहीं हो रहा। ठीक है, तो अभी जब हमारे पास जब क्या होता है, जब आप क्या करते हो, हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन जब दे देते हो तो ऑक्सीजन तो बॉडी में इंक्रीज हो जाती है। जब बॉडी पे ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाती है ना तो इससे होगा कि रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो के पास ये मैसेज आएगा कि बॉडी में ऑक्सीजन बहुत सारी है। ठीक है, उनको ये नहीं पता कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है कितनी नहीं है, उनको बस ये पता है ऑक्सीजन बहुत सारी है। जब वो देखेंगे कि ऑक्सीजन बहुत सारी तो क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी सेंटर स्लो डाउन कर देंगे आपकी रेस्पिरेशन को, तो पेशेंट क्या करेगा, वो शैलो ब्रीदिंग करने लग जाएगा। जब पेशेंट शैलो ब्रीदिंग करेगा तो आपकी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जमा हुई है ना, ये क्या होगी, बाहर निकलेगी नहीं, और ऑक्सीजन के आने की, एक तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलेगी क्योंकि शैलो ब्रीदिंग हो रही है। पहला तो ये हुआ। ठीक है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड जमा हुई है, एक्यूमुलेट हुई है और हाइपरकेपनिया में पेशेंट है। सही है, और ऑक्सीजन के डिलीवर करने की वजह से हुआ क्या कि आपके रेस्पिरेटरी सेंटर आपके जो है वो ने मैसेज भेजा आपकी बॉडी को, क्या रेस्पिरेटरी उन्होंने आपके क्या किया, रेस्पिरेशन को स्लो डाउन कर दिया है, शैलो कर दिया है। सही है, अब क्या हुआ, एक तो ये काम होता है। दूसरा क्या होता है कि ऑक्सीजन के ज्यादा आने की वजह से मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, जब मेटाबॉलिज्म होता है तो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऐसा बाय प्रोडक्ट बनता है। ठीक है ना, सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन जब भी होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन में हमेशा क्या होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन की जो बाय प्रोडक्ट होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ऑक्सीजन के आने की वजह से मेटाबॉलिज्म होगा, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन होगी, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड और भी ज्यादा जो है ना वो क्या होता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से एक पेशेंट जो है वो हाइपरकेपनिया में चले जाता है अगर आप हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन देना शुरू कर दें। सही है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, आपको अस्कल्टेशन साइंस में जो है ना, आपको अस्कल्टेशन, जब आप अस्कल्टेट करेंगे पेशेंट को तो आपको वीजिंग साउंड देखने को मिलेगा, वो हमने बात पढ़ ली है वीजिंग में। उसके अलावा आपको जो है ना क्रेपिटेशन से क्रेपिटस जो साउंड होता है ना वो भी देखने को मिलेगा अगर आपकी एयरवेज के अंदर स्प्यूटम मौजूद है तो। ठीक है, म्यूकस अगर मौजूद है तो आपको कोर्स क्रेपिटस देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, ऐसे जैसे खुश्क पत्तों के ऊपर अगर पाँव रख दे कोई, या खुश्क पत्तों को हाथ में लेके उसको जो है ना दबाएं,
मसले अगर उसे, तो जिस तरह का साउंड आता है ना पत्तों का, खुश्क पत्तों का, वैसा साउंड आपको जो है ना मिलता है, देखने को मिलता है। अगर जो है ना फ्लूइड अगर यानी स्प्यूटम अगर मौजूद है, उसकी रिटेंशन हुई है एयरवेज में, तो आपको वीजिंग साउंड के साथ साथ क्रेपिटेशन भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट एग्जामिनेशन में आपको जो है ना परकशन आप जब करते हो, पेशेंट में जब आप परकस करोगे तो आपको जो साउंड होगा वो हाइपर रेजोनेंट जो है ना मिलेगा, ठीक है। पेशेंट जो है वो हाइपर रेजोनेंट साउंड होगा, जैसे ऐसा जो है ना आपको साउंड मिलेगा। वैसे अगर हम, वैसे तो एयर होती है लंग्स के अंदर तो वो रेजोनेंट तो होता ही है, ठीक है ना, रेजोनेंट तो वो होगा ही ऐसे। लेकिन जब आप क्या करते हो, बहुत ज्यादा जब पेशेंट के एयर बहुत ज्यादा हो जाए लंग्स के अंदर, तो जो है ना रेजोनेंस आपको ज्यादा मिलती है, यानी आपको ज्यादा जो है वो इस तरह का साउंड देखने को मिलेगा। सही है ना, एयर ट्रैपिंग की वजह से, सॉरी। नाउ एक्सरे साइंस। एक्सरे साइंस में आपको कोई ऐसी खास एब्नॉर्मेलिटीज देखने को नहीं मिलती अर्ली स्टेजेस में, लेकिन लेटर स्टेजेस में क्या होता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में आपको बैरल चेस्ट होता है, सही ना, तो चेस्ट की ओवर एक्सपेंशन देखने को मिलेगी। उसके अलावा डायफ्राम आपका फ्लैट हो जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा रेट्रोस्टर्नल स्पेस आपकी इंक्रीज हो जाती है, सही है। और हाँ, एक और चीज कि एयर की अक्यूमुलेशन होने की वजह से, एयर की ट्रैपिंग होने की वजह से जो लंग्स होंगे वो बहुत डार्क ब्लैक कलर के नजर आएंगे आपको, ठीक है ना, ज्यादा डार्क होंगे। ये सारे हमने पढ़ लिए जो है ना, जो भी हमारे रेस्पिरेटरी मैनिफेस्टेशन थी, जो आपके पास रेस्पिरेटरी क्लिनिकल फीचर्स है वो हमने पढ़ लिए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द अदर नॉन रेस्पिरेटरी मैनिफेस्टेशंस ऑफ सीओपीडी। सो द फर्स्ट वन इज द लॉस ऑफ स्केलेटल मसल मास। अच्छा, लॉस ऑफ स्केलेटल मसल्स मास में का रीजन कोई इस तरह का नहीं है कि जो हम फुली अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन कुछ फैक्टर्स है कि जो स्केलेटल मसल मास को लॉस करवा सकते हैं, जैसे कि एनर्जी का इम्बैलेंस, एनर्जी इम्बैलेंस हो जाना, ठीक है, एनर्जी इतनी नहीं होना, सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन होना, या डिसयूज एट्रोफी। सबसे ज्यादा ये देखें कि पेशेंट के अंदर एक्सरसाइज इंटॉलरेंस होती है, वो एक्सरसाइज तो कर ही नहीं रहे, तो बैठे रहने की वजह से उनकी मसल्स जो है उनके अंदर वो एट्रोफी में चले जाते हैं, तो डिसयूज एट्रोफी होती है। उसके अलावा हार्मोनल चेंजेस आएंगी। उसके अलावा पेशेंट जो है वो दूसरे फैक्टर जैसे डिस्निया हो गया, हाइपर इन्फ्लेमेशन, हाइपर इन्फ्लेशन जो होती है वो भी वर्क ऑफ ब्रीदिंग को भी आपका जो है वो इंक्रीज कर देंगी, सही है। अब होता है रिड्यूस एक्सरसाइज टॉलरेंस, यानी पेशेंट के अंदर क्या होता है, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस आ जाती है, ठीक है ना। एक्सरसाइज क्या आ जाएगी, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस आ जाएगी। बड़ा मैंने गंदा बनाया है, इसको हम इरेज ही कर दें तो बेहतर है, ठीक है। चलें, क्या आएगी, रिड्यूस्ड जो है ना एक्सरसाइज इंटॉलरेंस आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, आपको जो है ना क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल और कुछ मेटाबॉलिकल एब्नॉर्मलिटीज देखने को मिलती हैं। पहले क्या है कि 30% डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा थाई का जो क्रॉस सेक्शन है, सीओपीडी के जो पेशेंट्स हैं उनका जो थाई का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है ना उसमें 30% डिक्रीमेंट देखने को मिलता है आपको, ठीक है, मॉडरेट टू सीवियर सीओपीडी के पेशेंट के अंदर। उसके अलावा ये भी जो है वो एविडेंसेस मिले हैं कि मसल फाइबर्स जो होते हैं वो अपने मॉर्फोलॉजिकली चेंज हो जाते हैं, यानी वो फटीग रेजिस्टेंट पहले होते हैं, वो फटीग रेजिस्टेंट फाइबर, और फटीग रेजिस्टेंट फाइबर से क्या हो जाता है, लेस ऑक्सीडेटिव एंजाइम ऐसे फाइबर्स के अंदर चेंज हो जाते हैं जिसके अंदर लेस ऑक्सीडेटिव एंजाइम एक्टिविटी लेस होती है, और उनके जो माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शंस है वो भी अल्टर्ड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो बहुत ज्यादा जल्दी थक जाते हैं। यानी वो मसल जो कि पहले कम जो है ना देर तक जो है ना काम करने के बाद थक रहे थे, अब वो थोड़ी सी भी एक्टिविटी से क्या हो जाएंगे, थकना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ गई, जिसकी वजह से पहले वो फटीग रेजिस्टेंट फाइबर थे, अब वो ऐसे फाइबर्स में चेंज हो गए हैं जिनके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम एक्टिविटी बहुत कम है, ठीक है ना। इस वजह से जो है ना, इस वजह से भी जो है ना एक्सरसाइज इंटॉलरेंस आ जाती है, पेशेंट जल्दी थक जाता है। These are likely to contribute to an inefficient muscles metabolism। एक तो inefficient मसल मेटाबॉलिज्म होगा, उसके अलावा मसल्स की स्ट्रेंथ और उसकी इंड्योरेंस भी आपको कम मिलेगी, सही है ना। अच्छा, उसके बाद आपको कुछ जो है ना कार्डियो जो ऐसे सीओपीडी के पेशेंट्स के अंदर कार्डियोवैस्कुलर रिस्क भी आपको इंक्रीज मिलता है, ठीक है। ये बात हम पढ़ चुके हैं कि लंग्स डिसऑर्डर्स क्या करते हैं, सीओपीडी आपका पहले लेफ्ट साइड राइट साइडेड हार्ट फेलियर देन लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर करवा रहा है, वो हमने बात पढ़ी। उसके अलावा जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस है वो कॉमन कॉज ऑफ मोर्टेलिटी होते हैं उन पेशेंट्स के अंदर जिनको सीओपीडी होता है, ठीक है ना। उसके अलावा 30% ऑफ डेथ्स जो होती है ना सीओपीडी के पेशेंट में वो कार्डियोवैस्कुलर जो है ना प्रॉब्लम्स की वजह से होती है, सही होते हैं वो सीओपीडी के पेशेंट में, लेकिन डेथ उनकी कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स की वजह से होती है, जिसमें भी अट्रिब्यूटेड पार्टली टू कॉमन रिस्क फैक्टर्स सच एज एक्सपोजर टू द सिगरेट स्मोकिंग, यानी सिगरेट स्मोकिंग की वजह से कि जो है ना पेशेंट जो होता है जो उसको सीओपीडी हो रहा है वो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है, और सिगरेट स्मोकिंग जो है वो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को भी बढ़ाती है, ठीक है। तो ये भी इसका एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है। उसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी, रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी जो है वो भी आपके पास कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को बढ़ाती है, सही है ना। और जो सीओपीडी के पेशेंट के अंदर फिजिकल एक्टिविटी कम होती ही है, ये बात तो हमें पता है। उसके अलावा क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस।
ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि आपका बोन जो सीओपीडी के पेशेंट्स जो होते हैं उनके अंदर जो बोन मिनरल डेंसिटी होती है वो लॉस होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना, सीओपीडी के पेशेंट्स में अफेक्टिंग बिटवीन द 32 एंड 60% ऑफ द पेशेंट्स, ठीक है, यानी 32 to 60% ऑफ पेशेंट्स को मुतासर करेगी है, उनके अंदर आपको जो है ना ये देखने को मिलेगा ऑस्टियोपोरोसिस। उसके अलावा बोन मिनरल डेंसिटी जो है वो रिलेटेड होती है सीवियरिटी ऑफ द एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन से, ठीक है, यानी जितनी ज्यादा सीवियरिटी होगी ऑब्स्ट्रक्शन में उतनी ज्यादा बोन मिनरल डेंसिटी के अंदर जो है वो कमी आएगी। और एक्सरसाइज कैपेसिटी इन मैन विद सीओपीडी, यानी जितनी ज्यादा एक्सरसाइज कैपेसिटी पेशेंट की कम होगी उतनी ही ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस जो है ना पेशेंट को होगा। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, कुछ वेरिंग क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है सीओपीडी की है। देखें सीओपीडी की ना दो तरह की जो है ना प्रेजेंटेशन जो है वो देखी गई है, ठीक है, एक नाम वो हम डिपेंड करता है उसकी जो दो टाइप्स जो बनाई गई हैं वो बनाई गई है रिलेटिव अमाउंट ऑफ एम्फाइजीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को देखते हुए, ठीक है ना। हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक होती है आपके पास टाइप 1, दूसरी होती है टाइप 2 पे। पहले इनको जो ना टाइप 1 को पिंक पफर्स कहा जाता था और टाइप 2 को ब्लू ब्लोटर्स कहा जाता था, ठीक है। अब हम इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। ब्लू ब्लोटर्स क्या होते हैं, ब्लू ब्लोटर्स का सिम्टम्स क्या है, वो ब्लू ब्लोटर्स वाले जो सिम्टम्स होंगे सॉरी जो पेशेंट्स होंगे उनके अंदर आपको ओबेसिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा आपको जो है ना कंपैरेटिवली माइल्ड डिस्निया देखने को मिलेगा। माइल्ड डिस्निया हमें किस में देखने को, अच्छा सीवियर डिस्निया हमें किस में देखने को मिल रहा था, उन पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर इम्फाइजीमा था, सही है ना। तो यानी इसके अंदर माइल्ड डिस्निया है, तो इसका मतलब है ब्लू ब्लोटर्स के अंदर क्या है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है वो आपके पास क्या है, आप इनके अंदर जो है वो प्रीडोमिनेंट फीचर है, सही है ना। यहाँ पे हमने पीछे बात की थी ना कि जो है ना वो सीओपीडी के जो ये जो आपके पास जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वो डिपेंड करती है रिलेटिव अमाउंट ऑफ एम्फाइजीमा इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो उसमें जो आपके ये पास ब्लू ब्लोटर्स है ना इसके अंदर क्या है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है वो आपके पास वो प्रीडोमिनेट है करती है, और जो पिंक पफर्स है उनके अंदर एम्फाइजीमा जो है वो डोमिनेट करता है, सही है ना डिजीज सीओपीडी में। अच्छा, तो ब्लू ब्लड्स में क्या हुआ, ओबेसिटी देखने को मिलेगी, माइल्ड डिस्निया देखने को मिलेगा, कोपियस स्प्यूटम देखने को मिलेगा, यानी स्प्यूटम प्रोडक्शन बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में हमें पता है कि स्प्यूटम मिलता है। उसके अलावा क्या होता है, जो आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा वो आपको लो मिलेगा, सही है, और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपको हाई मिलेगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आपको कम कितना मिलेगा, मिनिमम 10 होना चाहिए, तो इनको जो है वो 8 आपको मिलेगा, ठीक है ना, 8 तक मिलेगा। और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो 6.5 तक जो है वो जाएगा। सो ये 5 पॉइंट नहीं है लेकिन गलती से हुआ। पार्शियल प्रेशर ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो 6.5 तक जाएगा, मैक्सिमम 6 होना चाहिए, और ये जो है ना मैक्सिमम से ज्यादा हो रहा है, 6.5 तक जाएगा किलोपास्कल्स तक, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि पेशेंट जो है वो क्या है, हाइपो वेंटिलेशन में है, ठीक है, पेशेंट जो है ना उनकी वेंटिलेशन सही नहीं है, हाइपो वेंटिलेशन में है, इस वजह से जो है वो क्या होगा कि आपके पास जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज मिलेगा और ऑक्सीजन आपको कम मिलेगा, सही है। अच्छा, सेंट्रल साइनोसिस देखने को मिलेगी विद कॉर पल्मोनल, उसके अलावा पेरिफेरल एडिमा देखने को मिलेगा आपको, एंड इंक्रीज रेजिडुअल वॉल्यूम, आपको रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो आपको देखने को, रेजिडुअल वॉल्यूम आपको इंक्रीज मिलेगा, ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज मिलेगा क्योंकि एक्सहेल पेशेंट सही से नहीं कर पाएगा तो उस वजह से रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जो टोटल लंग कैपेसिटी है वो नॉर्मल होगी, क्यों, क्योंकि आपके पास टाइडल वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, ठीक है। देखें जहां पर एक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है आपका वहां पे दूसरा वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, तो जिसकी वजह से जब आप टोटल निकालोगे ना लंग वॉल्यूम तो आपको नॉर्मल ही मिलेगा, ठीक है। जैसे रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो टाइडल वॉल्यूम डिक्रीज भी तो हुआ है ना, इस वजह से जो टोटल लंग कैपेसिटी है, सॉरी टोटल लंग वॉल्यूम नहीं, टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो आपको नॉर्मल ही मिलेगी, सही। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है, जब हम क्या करते हैं, जो 4 हमारे पास वॉल्यूम्स आते हैं ना नॉर्मल लंग्स के, उनको जब आप ऐड करते हो तो आपको जो है ना टोटल लंग कैपेसिटी मिलती है, ठीक है, तो टोटल लंग कैपेसिटी आपको नॉर्मल मिलेगी। फिर हम पढ़ते हैं पिंक पफर्स के बारे में। पिंक पफर्स के अंदर जो है वो इम्फाइजीमा जो है वो क्या करता है, डोमिनेट करता है, ठीक है ना, इम्फाइजीमा जो है वो डोमिनेट करेगा, सही है। पता नहीं मैं क्या लिख रही हूँ, जो भी लिख रही हूँ आप समझ जाए प्लीज। पिंक पफर्स के अंदर जो सिम्टम्स आपको मिलेंगे, पेशेंट जो है वो उनका एंशियस जो है ना परेशानी वाले एक्सप्रेशंस पेशेंट के चेहरे के ऊपर होंगे, कमजोरी देखने को मिलेगी, कमजोर होते हैं ऐसे पेशेंट्स, हमें पता था ब्लू ब्लडर्स वाले थोड़े हेल्दी होते हैं, ओबेसिटी उनमें देखने को मिलती है। उसके अलावा क्या होगी, सिवियर ब्रेथलेसनेस आपको देखने को मिलेगी, सही है ना। उसके अलावा स्प्यूटम जो है वो ऐसा हो सकता है कि स्प्यूटम आपको ना मिले, ठीक है ना, क्योंकि ये इसके अंदर होता है, क्यों, क्योंकि इसमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है वो डोमिनेट करती है।
उसके अलावा जो आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो आपको नॉर्मल मिल सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी पार्शियल प्रेशर आपको नॉर्मल मिल सकता है। क्यों? क्योंकि जो पिंक पफर्स वाले पेशेंट्स होते हैं ना उनके अंदर हाइपर वेंटिलेशन होती है। देखिए जो हमने ब्लू ब्लोटर्स पढ़े थे उसमें थी हाइपो वेंटिलेशन, ठीक है, वेंटिलेशन कम थी जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया और सॉरी ऑक्सीजन कम हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया था ब्लू ब्लोटर्स में। लेकिन जो ये आपके पास पिंक पफर्स होते हैं इनके अंदर आपको हाइपर वेंटिलेशन देखने को मिलती है, पेशेंट बहुत ज्यादा गहरी गहरी सांस जल्दी जल्दी ले रहा होता है, इस वजह से जो है वो क्या होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है वो आपको नॉर्मल मिल सकता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अर्ली, अच्छा ये जो नॉर्मल मिलेगा आपको अर्ली स्टेजेस में मिलेगा, सही है ना, ये याद रखना कि अर्ली स्टेजेस में नॉर्मल मिल सकता है। लेकिन जो है जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करेगी ना तो ऐसा हो सकता है कि आपको जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है वो 8 से कम मिले, मिनिमम 10 होना चाहिए, तो 8 से हो सकता है कम मिले कि 8 किलो पैस्कल से, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है वो आपको जो है वो लो भी मिल सकता है या नॉर्मल भी मिल सकता है। उसके अलावा सेंट्रल साइनोसिस देखने को मिलेगी, और जो आपके पास कॉर पल्मोनल है वो लेटर स्टेजेस के अंदर आपको देखने को मिलता है इसमें भी, लेकिन इसमें कोई पेरिफेरल एडिमा आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर लेट स्टेजेस में पहुंचेंगे, देखें जब कॉर पल्मोनल लेट स्टेजेस में होगी ना, अगर वो लीड कर जाती है राइट साइड हार्ट फेलियर की तरफ और लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर की तरफ, तो आपको जो है ना क्या होगा लेट स्टेजेस में पेरिफेरल एडिमा भी देखने को मिलेगा, सही है ना। उसके अलावा टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पेशेंट हाइपर वेंटिलेशन में है, ठीक है, पेशेंट हाइपर वेंटिलेशन में है, इस वजह से हाइपर वेंटिलेट हुआ है, इस वजह से जो है वो क्या होगा कि टोटल लंग कैपेसिटी आपको इसमें पिंक पफर्स में इंक्रीज मिलती है, सही है। अब इनकी जो डायग्राम है वो हम देख लेते हैं जो बुक में दी गई है। देखें ये हमारे पास क्या है, ये ब्लू ब्लोटर्स हैं, सही है ना। अब देखें इनके ये हेल्दी भी हैं, सही है, इस तरह का आपको पेशेंट की जो है वो अपीयरेंस होगी। और ये जो आपके पास पेशेंट है ये आपके इस तरह की जो अपीयरेंस होगी, एंशियस एक्सप्रेशंस होंगे पेशेंट के, देखिए इसके एक्सप्रेशन सही है, लेकिन इनके जो है वो परेशान हाल वाले और कमजोरी इनमें देखने को मिलेगी आपको, सही है ना। तो इस तरह के जो पेशेंट होंगे वो आपको जनरल थिनेस देखने को मिलेगी, ये आपके पास जो है ना पिंक पफर्स होते हैं, सही है ना। ये इनकी डायग्राम बुक के हिसाब से दी गई है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो होगी मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द ऑफ सीओपीडी, जिसके अंदर हम सारी मैनेजमेंट पढ़ेंगे। उसके अलावा हम मेडिसिन कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा जो है वो फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट जो है वो स्टडी करेंगे, सही है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।